क्या आपको पता है कि भारत के पास इतना फॉरेन करेंसी कहाँ से आया? इतना इसका भंडार कैसे हुआ कि अगर दो सिर्फ भारतीय रुपए में बदल कर देखा जाए इसे, तो भाई कम से कम 40 से 45 हज़ार करोड़ रुपए हो सकता है। लेकिन असली हैरानी इस रकम की मात्रा नहीं है। असली सवाल ये है कि भारत के पास इतना फॉरेन पैसा आया कहाँ से? क्या ये पैसा दूसरों से देशों से लोन लिया गया है कि या फॉरेन कंपनीज ने भारत को दिया है, या फिर भारत ने दुनिया को सामान बेचकर या सर्विस बेचकर पैसा कमाया है, या इससे भी इम्पोर्टेंट कई सारी बातें इसमें आती हैं। अगर इस वीडियो में हम इसी पूरी स्टोरी आसान भाषा में समझेंगे और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इसकी अनोखी कहानी में काफ़ी सारा इंटरेस्ट और एजुकेशन छुपी हुई है। ये फॉरेन रिसीवर सिर्फ पैसे का ढेर नहीं है, बल्कि देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा सेफ्टी शूज़ किया गया है। सबसे पहले एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। हालिया कार्डों में मुकाबले भारत की फॉरेन एक्सचेंज रिसीव लगभग 7,1600.90 का अगर भारतीय रुपए में इसे कन्वर्ट किया जाए तो 34 से 64 लाख हजार करोड़ के आसपास बैठती है। हालांकि डॉलर और रुपीस एक्सचेंज रेट बदलने पर नंबर कभी नहीं बदलता। अब यहाँ यह बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जब हम कहते हैं कि भारत के पास 7,016 लाख करोड़ 90 डॉलर का फॉरेन एग्जाम्पल रिसीव, अर्थात इतना सारा पैसा है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि भारत के पास किसी का एक कमरे में रखा हुआ ये इतना सारा पैसा कमरे में रखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। असल में फॉरेन एक्सचेंज रिसीव कई तरह से एजेट कॉम्बिनेशन होता है। इसमें मेनली फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड एंड कुछ दूसरे रिसीव एसेट्स शामिल होते हैं। यानी ऐसे आप एक देश की इंटरनेशनल या फाइनेंशियल सेविंग एसेट्स शामिल होते हैं। यानी ये आप एक देश की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेविंग की तरह कह सकते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि पैसा आता कहाँ से है। यह पैसा पूरी स्टोरी का सबसे मेन मुद्दा होने वाला है। भारत को फॉरेन करेंसी कई अलग अलग रास्तों से मिलता है और सबसे पहला बड़ा सवाल यह है कि ये एक्सपोर्ट कहाँ से होता है। यही भारत का दुनिया को सामान देने, और भारत की कई कंपनीज अमेरिका मेडिसिन बेचती है या कई इंडियन कंपनीज दूसरे देश को मशीनें बेचती है, या भारत को क्लोथ, केमिकल्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और दूसरे सामान भी विदेश को एक्सपोर्ट करती है। विदेशी बिगर भारत की कंपनी को पेमेंट करता है और इंटरनेशनल ट्रेड में ये पेमेंट फॉरेन करेंसी में हो सकती है। यानी सिंपल भाषा में भारत दुनिया को सामान बेचता है और बदले में फॉरेन करेंसी कमाता है। लेकिन स्टोरी सिर्फ सामान बेचने पर लिमिटेड नहीं है, क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है सर्विस। भारत दुनिया के लिए एक प्रोडक्ट नहीं बनाता, भारत दुनिया को सर्विस भी बेचता है। सरकार, IT और टेक्नोलॉजी सर्विस, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, भारतीय कंपनीज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, काउंसलिंग, टेक्निकल सपोर्ट्स, बिजनेस सर्विस और दूसरी प्रोफेशनल सर्विस होती हैं। कंपनीज अमेरिका होती है, कस्टमर यूरोप के होते हैं, लेकिन एक लाभ सबसे बड़ा प्रोफेशनल भारत उठाता है। और पेमेंट, सबसे बड़ा सवाल आता है पेमेंट, और फॉरेन करेंसी में भारत तक पहुंचता कैसे है, मतलब जो भारत तक पैसा आता कहां से और कैसे पहुंचता है। इसलिए जब आप सुनते हैं कि भारत की IT इंडस्ट्री अरबों डॉलर सर्विस एक्सपोर्ट करती है, समझिए कि इसका एक बड़ा कनेक्शन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग से है। ऐसा सोर्स जिसमें असम भारतीयों का भी कंट्रीब्यूशन, मान लीजिए भारत का एक व्यक्ति दुबई से जॉब करता है, दूसरा व्यक्ति अमेरिका में, तीसरा व्यक्ति सऊदीया में, चौथा व्यक्ति लंदन में, और ये लोग अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा भारत को भेजते हैं। इसे कहा जाता है रिमिटेंस, यानी विदेश का कमाया हुआ पैसा भारत को भेजना। इसे रिमिटेंस रिसीविंग कंट्रीज में एक
एक हिस्सा कहते हैं जो वो लोग भारत को भेजते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विदेश में काम करने वाले इंडियंस भी देश में फॉरेन करेंसी इनफ्लो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। यानी एक तरह से इंडियन कंपनीज दुनिया में सर्विस बेच रही हैं, दूसरी तरह इंडियन कंपनीज सामान एक्सपोर्ट कर रही है, और तीसरी तरह विदेश में काम करने वाले इंडियंस अपना पैसा भारत भेज रहे हैं। इसी टेक्निकल फ्लो का देश की एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन असर पड़ रहा है। अब चौथा बड़ा रास्ता यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कि फॉरेन कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाना चाहती है, तो उसे लैंड चाहिए, मशीन चाहिए, वर्कर्स चाहिए, और बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल चाहिए। वह भारत में इन्वेस्टमेंट करती है। इसी तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारतीय टेक्निकल मार्केट्स में भी पैसा लगा सकते हैं। जब फॉरेन कैपिटल भारत में आती है तो वह देश के फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात पे ध्यान देना चाहिए, हर फॉरेन इन्वेस्टमेंट सीधे आरबीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स रिसीव पर जाकर जमा नहीं करती, यह पूरी टेक्निकल सिस्टम के थ्रू होता है। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रिसीवमेंट का डायरेक्ट और अकेला सोर्स समझना सही नहीं होगा। अब आते हैं इसकी पूरी इम्पोर्टेंट में से सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट स्टोरी के पॉइंट पर। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब सवाल उठता है कि फॉरेन करेंसी का मैनेजमेंट कौन रखता है? आरबीआई रखता है। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिसीवर्स का मैनेजमेंट करता है आरबीआई, और इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्पस है देश को ऐसे समय में टेक्निकल प्रोडक्शन जैसे इंटरनेशनल पेमेंट पर पर्पस बढ़ जाए, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी वार शुरू हो जाता है, कभी क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है, कभी ग्लोबल टेक्निकल क्रीज आ जाती है, कभी फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल और शुरू कर देते हैं, और कभी फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा गलत तरीके से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कभी किसी कंट्री की करेंसी को पर्पस आ जाता है। ऐसे समय में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक टेक्निकल चूजन की तरह काम करता है। आसान उदाहरण में समझिए, मान लीजिए आपके घर में हर महीने 30,000 आते हैं, लेकिन अचानक किसी महीने आपको 50,000 अमेरिकन डॉलर आ जाए तो आप क्या सोचेंगे? अगर आपने पहले से कुछ पैसे बचा कर रखे हैं तो आज उस मुश्किल समय को संभाल सकते हैं। हालांकि देश की इकोनॉमी और परिवार की सेविंग एक जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये उदाहरण काफ़ी है। अब भारत को विदेशी मुद्रा की ज़रूरत क्या पड़ती है? भारत को दुनिया के दूसरे देशों से बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है क्रूड ऑयल। भारत अपनी इमरजेंसी ज़रूरतों के लिए बड़ी मात्रा से क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमत अचानक बहुत बढ़ जाए तो भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ सकता है। यानी भारत में ज़्यादा फॉरेन इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे समय में मजबूत फॉरेन एक्सचेंज रीजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन फिर एक सवाल और बड़ा है, अगर भारत के पास बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिस्यू है तो क्या भारत के पास नागरिक को इसमें का पैसा मिल सकता है? नहीं नहीं नहीं। और यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्यू कोई ऐसी सरकार सेविंग नहीं है जिससे सरकार चाहे तो लोगों को बैंक अकाउंट्स में बांट दे, लेकिन यह देश इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के लिए रिस्यू एसेट है। इसे देश की इंटरनेशनल पेमेंट्स और टेक्निकल स्टेबिलिटी को ज़रूरतों के संदर्भ में समझना चाहिए। आप समझते हैं इंटरेस्टिंग सवाल भाई, इंटरेस्टिंग। तो समझ सकते हैं भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ है सबसे पहले, और ये घटता भी है क्योंकि फॉरेन जो
करेंसी होती है वह फ्लो लगातार करती रहती है। अगर फॉरेन करेंसी इनफ्लो ज़्यादा है, रिजर्व बढ़ रहा है, अगर इंपोर्ट्स बिल बढ़ता है या आरबीआई मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, ग्लोबल टेक्निकल कंडीशन बदलती है तो रिजर्व पर असर पड़ सकता है। यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, यह समय के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। अब आप सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ रिजर्व देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि इकोनॉमी मजबूत हो सकती है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति समझने के लिए जीडीपी पर कैपिटा, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्टेंट चीज़ें कई इंडेक्स भी देखना पड़ता है। इसलिए 7,016.90 अरब डॉलर का रिसेंस भारत की टेक्निकल स्ट्रेंज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह भारत पर पूरी इकोनॉमी का अकेला मैनेजमेंट है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे रुपया मजबूत हो जाएगा? बहुत लोग सोच सकते हैं अगर भारत के पास इतना डॉलर है तो भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर क्यों हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। भारत को कितना एक्सपोर्ट करना पड़ता है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, क्रूड ऑयल कितना महंगा है, दुनिया में डॉलर का डिमांड कितनी है, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कितना है, विदेश इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकाल रहे हैं या ला रहे हैं, इसका असर करेंसी पर पड़ सकता है। इसलिए बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और मजबूत करेंसी दोनों रिलेटेबल हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज़ नहीं है। आप पूरी कहानी की सिर्फ 5 लाइनें में समझिए। भारत दुनिया को सामान बेचता है, भारत दुनिया को सर्विस बेचता है, विदेशों में रहने भारतीय पैसा कैपिटल भारत में इन्वेस्टमेंट करती है और इन पैसे जैसे इंटरनेशनल टेक्निकल फ्लो का कारण भारत की फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन बनाती है। आरबीआई इस रिजर्व में मैनेज करता है ताकि ज़रूरत के समय भारत के पास इंटरनेशनल पेमेंट्स और टेक्निकल स्टेबिलिटी के लिए एक मजबूत क्रस मौजूद रहे। तो अगली बार जब आपको कई चीज़ें दिखाई दें, भारत का फ्रैग एक्सचेंज रेशियो 7,016.90 अरब डॉलर पहुंच गया है, तो सिर्फ यह मत सोचिए कि भारत के पास बहुत सारे डॉलर जमा हो गए हैं। इसके पीछे एक पूरी इकोनॉमिक स्टोरी है। यह कहानी भारत के एक्सपोर्ट की है। भारत की आईटी और सर्विस इंडस्ट्री को विदेशों में काम कर रहे भारतीय की फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड की, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट की और आरबीआई की टेक्निकल मैनेजमेंट की है। यानी भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह इस बात का भी महत्वपूर्ण संकेत है कि भारत का ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर भारत को आने वाले वर्षों में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और मजबूत करना है तो आपको क्या लगता है? भारत को आईटी और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए? अपना हाथ से भैया एक इम्पोर्टेंट कमेंट लिखें। और अगर ऐसी इकोनॉमिक और करंट अफेयर की खबरें बिना मुश्किल शब्दों के बिल्कुल आसान भाषा में एजुकेशनल तरीके से पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ यह नहीं बताते हैं कि कहाँ से पैसा आता है, किस तरीके से आता है। कोई भी चीज़ है, आपको अगर इसके बारे में जानना है, मैं उसकी जड़ तक पहुंचकर उसके एक एक टुकड़े को खोज कर लाता हूं और आपके सामने कुत्ते की तरीके से उधेल कर रख देता हूं और आपको पूरा समझ में आता होगा। अगर नहीं आता है, कोई गलती हो रही हो मुझसे, तो कमेंट में भाई 2 शब्द की गालियों के भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि मुझसे क्या गलती हो रही है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, क्योंकि आज तक कुछ नई इंफॉर्मेशन मुझसे भूल रही है, मुझे पता चल रहा है, लेकिन अब अगली वीडियो में ये छूटने वाला नहीं है।